हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है वनस्पतियां। आइए देखते हैं कि वनस्पतियों के लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ योजना संख्या, फिर देंगे अगर आप छात्राध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्राध्यापक का नाम, या फिर अगर छात्राध्यापिका हैं तो लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद देते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ पे आप अपना शिक्षण के लिए ट्रेनिंग ले रहे होंगे, तो वो उस स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है। उसके बाद इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। तो जिसमें पहला बिंदु होता है वो होता है दिनांक का, दूसरा होता है कक्षा का, तीसरा है विषय, तो विषय सामाजिक विज्ञान, चौथा होता है उप विषय का, उप विषय है आपका भूगोल। उसके बाद होता है चक्र, चक्र है छठा और अवधि होती है 40 मिनट की। उसके बाद हम देते हैं प्रकरण, तो प्रकरण है हमारा आज का वनस्पतियां। प्रकरण के बाद हम नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। उद्देश्य देखिए दो तरह के दिए जाते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपका विषय से संबंधित होता है, तो ये भूगोल विषय है, तो भूगोल से संबंधित हम उद्देश्य लिखेंगे कि हम अगर बच्चों को भूगोल विषय पढ़ाएंगे तो हम उनको किस किस तरह की जानकारी देंगे, उनमें उसके द्वारा भूगोल विषय पढ़ने से उनमें किस तरह का विकास होगा, उन पॉइंट्स को लिखा जाता है। तो आप 4 से 6 पॉइंट दे सकते हैं इसमें। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा छात्रों को भूगोल से संबंधित तथ्यों की जानकारी देना, तीसरा छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना, चौथा छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना, पांचवा छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना, और छठा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं 3 तरह के दिए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो है, विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक, किसके लिए स्पेसिफिक, आपके टॉपिक के लिए, आपके प्रकरण के लिए स्पेसिफिक होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य में जो भी उद्देश्य लिखे जाते हैं वो आपके प्रकरण को ध्यान में रख के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 तरह के उद्देश्य दिए जाते हैं। तो पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञानात्मक मतलब बच्चों को किसी चीज के बारे में जानकारी देना या ज्ञान प्रदान करना। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जान सकेंगे, और दूसरा पॉइंट दिया कि छात्र प्राकृतिक वनस्पतियों के महत्व से परिचित हो सकेंगे। ठीक है, उनको जानकारी मिल गई। जब अब क्या हो गया, दूसरा उद्देश्य हो गया बोधात्मक उद्देश्य। अब जब अगर बच्चों को जानकारी मिल गई तो वो क्या करेंगे, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों के बारे में जान सकेंगे या समझ सकेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और दूसरा लिख दिया कि छात्र विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों के अंतर को समझ सकेंगे। ठीक है। उसका तीसरा उद्देश्य होता है क्रियात्मक उद्देश्य। नाम से स्पष्ट है कि अब बच्चे खुद एक क्रिया करेंगे, मतलब जब किसी चीज के बारे में वो जान गए, उसको समझ गए, तो अब क्या करेंगे, बच्चों का अब आउटपुट देना है बच्चों को। तो बच्चे कैसे एक्टिविटी करेंगे, तो उसमें हम लिखते हैं कि छात्र वनस्पतियों से होने वाले लाभ को दूसरे लोगों को बता सकेंगे। मतलब अब छात्र खुद इन्वॉल्व हो गया, वो दूसरे लोगों को बता रहा है कि वनस्पतियों से क्या क्या लाभ होते हैं। और साथ ही साथ और क्या है कि सदाबहार वन तथा मानसूनी वन में अंतर कर सकेंगे। तो जो वन के बारे में जब पढ़ेगा तो वो अंतर भी बता देगा कि भाई इस तरह से होता है, ऐसा ऐसा अंतर है दोनों वनों में। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो इसमें हम लिखते हैं कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को दर्शाता मानचित्र, और साथ ही साथ अपने आसपास उगने वाले कुछ पौधे, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि लेके जाना। चूंकि वनस्पतियों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो थोड़े बहुत पौधे भी लेके चले जाइए, ताकि क्लास इंटरेस्टिंग लगे, बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे आपकी बात को। ठीक है। उसका नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो इसमें हम लिखते हैं कि छात्र अपने आसपास उगने वाले विभिन्न पेड़ पौधों की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसका नंबर आता है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना में हम क्या करते हैं, प्रश्न तैयार करते हैं। कैसे प्रश्न तैयार होते हैं, प्रस्तावना में प्रकरण को निकालने के लिए प्रश्न तैयार किए जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जो बच्चों की नॉलेज में हो, मतलब हम ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे ताकि उसका आंसर आपकी क्लास के बच्चे ही दे सकें। तो इसके लिए हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें इस तरह से 3 कॉलम होंगे। तो पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन का, और तीसरा है छात्र कथन का। ठीक है। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि बच्चों बताओ, जीवित रहने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि हमें भोजन चाहिए, हमें पानी पीना है, और हमें सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वायु की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। फिर हमने क्या किया, बच्चों ने आंसर किया भोजन। भोजन को लेकर हम नेक्स्ट प्रश्न तैयार करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए, भोजन के लिए हरी सब्जियां तथा फल फूल आदि किससे प्राप्त होता है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि हमें ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आंसर लिया, दूसरे प्रश्न का, उसको लेके हम तीसरा प्रश्न तैयार करेंगे। या अच्छा ये बताइए कि पेड़ पौधे तथा झाड़ी को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं।
तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि इनको संयुक्त रूप से वनस्पति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जब बच्चे वनस्पतियां बोल दिए हैं तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वनस्पतियों के बारे में आप क्या जानते हैं। अब क्या है, ये वन वर्ड आंसर नहीं है, बच्चे वनस्पति के बारे में बताएंगे कि भाई कुछ भी आप ना आंसर करेंगे, सारे बच्चे कुछ ना कुछ आंसर करेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सब बच्चे मौन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वन वर्ड आंसर नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें आप बता सकते हैं। तो जब समस्यात्मक हो गया, बच्चे मौन हो गए, तो अब आपका वही प्रकरण निकल जाएगा। फिर आप कहेंगे कि बच्चों आप उद्देश्य कथन करते हैं। फिर उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत भारत मृदा वनस्पति एवं वन्यजीव नामक पाठ से वनस्पति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद नंबर आता है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें 5 बिंदुओं को लिखा जाता है। तो पहला कॉलम होता है क्रम संख्या का, दूसरा होता है शिक्षण बिंदु का, तीसरा है छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन, चौथा है छात्र कथन और पांचवा है श्यामपट्ट कार्य का। ठीक है, तो पहला शिक्षण बिंदु हमने लिया वनस्पतियां। तो शिक्षिका प्रश्न की है कि वनस्पतियों के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे मौन हो गए, समस्यात्मक हो गया, तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियों, घास आदि के समूह को वनस्पति कहते हैं। जो वनस्पतियां मानव की सहायता के बिना उगती हैं और बढ़ती हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति को अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर वनस्पति को 2 भागों में बांटा गया है, देशज और विदेशज। देशज का मतलब जो अपने देश में उगती है, और विदेशज मतलब विदेश में उगने वाली। ठीक है, उसके बाद दे दिया कि भारत में जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा की विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, इधर श्याम छात्र कथन वाले में यहाँ सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। और श्यामपट्ट पे कार्य में आपने लिख दिया कि जो हमने वनस्पति की जो परिभाषा बताई उसको आपने बता दिया कि एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास आदि के समूह को वनस्पति कहते हैं। श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया बच्चों को। उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि जो वनस्पतियां मानव की सहायता के बिना उगती हैं क्या कहलाती हैं। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि प्राकृतिक वनस्पति को और किस नाम से जानते हैं। तो और किस नाम से जानते हैं, तो अक्षत वनस्पति के नाम से। अक्षत मतलब जो कभी खत्म ना हो, ऐसी वनस्पति के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है वनस्पतियों के प्रकार। तो इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया कि क्या सभी जगह एक ही तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि नहीं, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसका दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि भारत में कुल कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएगा, ये समस्यात्मक हो गया। तो फिर शिक्षा क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि भारत में जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा की विविधता के आधार पर मुख्यतः 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहली कौन सी वनस्पति है, पहली है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, तो ये वन कहाँ होते हैं, ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन इतने घने और ऊंचे होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचता है। ये वन हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। और इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, महोगनी, रबड़, एबोनी आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट तथा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में मिलते हैं। ठीक है, तो श्यामपट्ट पे लिख के और ये भी दिखा दिया कि इस तरह से समझा दिया कि हाँ मिलेंगे। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट क्या है, 5 तरह के बताए गए वन। ठीक है, दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय पे अपनी पत्तियां को गिरा देते हैं, इसलिए इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन, साल, पीपल, नीम, चंदन आदि के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो देखिए जो वृक्ष है नीम, चंदन आदि के, ये हम लोग की जगह पे पाए जाते हैं, यानी कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वो हम लोग कौन से वन में रहते हैं, किस तरह का हमारे यहाँ वन है, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन वाले क्षेत्र है, हम इस क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो इसका श्यामपट्ट पे भी और क्या लिख के दिखा दिया कि ये वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। ये सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में भी यही वन फैले हुए हैं। और हम जिस एरिया में रहते हैं यूपी में, ये भी कौन से एरिया में आता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसका तीसरा बिंदु है, तीसरा जो वन है वो कौन सा है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियां। मरुस्थलीय यानी कि शुष्क से रिलेटेड है, यानी कि पानी कम बरसेगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे लिखते हैं कि ये वन 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए इन वनस्पतियों की पत्तियां कटीली होती हैं तथा इनमें झाड़ियों की प्रधानता होती है। ठीक है, तो कौन कौन से पेड़ यहाँ पाए जाते हैं, कैसे कौन सी झाड़ियां हैं, तो कीकर है, खैर है, बबूल, खजूर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस वन की विशेषता हो गई, वहां के वनस्पतियों के बारे में हो गई। तो और इधर श्याम पट्ट पे लिख के दिखा दिया, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा दक्षिण पठार के शुष्क भागों में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद जो चौथा वन है वो पर्वतीय वन है। नाम से स्पष्ट है कि यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे इस तरह की वनस्पतियां। तो इसमें लिख दिया कि ये वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों से लेकर सदाबहार वन पाए जाते हैं। समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार, शंकु के आकार का होता है। ठीक है, और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़, पाइन, ओक, देवदार आदि के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। और चूंकि शंक्वाकार आकार होता है तो इसलिए इन्हें शंकुधारी वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा है ज्वारी या दलदली वन है। तो इसमें लिख दिया कि इस प्रकार के वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में पाए जाते हैं। कौन सा ज्वार वाला भाग है, मतलब नदी का पानी जा रहा है, उधर से समुद्र का पानी आ रहा है, मतलब खारा पानी और मीठा पानी दोनों मिल रहा है। ठीक है, तो ये उस जगह पे उगते हैं। ठीक है, ये वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं, इसलिए इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ और क्या बताया कि इन वनों को सुंदर वन भी कहा जाता है। ये श्याम पट्ट में हमने लिख के दिखा दिया। उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिए कि भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है। तो सबसे विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, मानसूनी वन पाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पूछ लिया कि शंकुधारी वृक्ष किस तरह के वनों में पाए जाते हैं। तो बच्चे आंसर कर देंगे कि ये पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। उसका तीसरा शिक्षण बिंदु ले लिया कि वनों से लाभ। जो इस तरह के वन हैं जहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है उससे हमें क्या लाभ होता है। तो ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। ये विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न है कि पर्वतीय वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि चीड़, ओक, देवदार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर हम पूछ लिया कि वन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तब क्या हो गया, समस्यात्मक हो गया। तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। ठीक है, स्पष्टीकरण में क्या देगी कि वनों से हमें अनेक लाभ है। ऑक्सीजन की उपलब्धता में पहला वन लाभ बता दिया कि ऑक्सीजन की उपलब्धता में। दूसरा बता दिया कि फल फूल तथा सब्जियां, दवाइयां आदि उपलब्ध कराने में। फिर बता दिया कि चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, खेल का सामान बनाने तथा फर्नीचर बनाने में। फिर बताया कि वन्य जीवों को के प्राकृतिक निवास के रूप में। पांचवा है कि अनेक उद्योगों जैसे कि कागज उद्योग, साबुन, बूट, पॉलिश आदि हेतु कच्चा माल देने में। फिर वर्षा कराने में, मिट्टी के अपरदन को रोकने में। साथ ही साथ क्या है कि मैंग्रोव वन क्या करते हैं, समुद्र तटों को स्थिर रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। साथ ही साथ इधर श्याम पट्ट पे एक पॉइंट और लिख दिया कि वन और क्या करते हैं, वन वायु को शीतल और मिट्टी को नम रखने में सहायता करते हैं। ये श्याम पट्ट पे भी लिख के दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने वनों के लाभ बता दिए। उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि वनों से होने वाले किन्हीं दो लाभों को बताइए। तो शिक्षिका बच्चे आंसर कर देंगे कि वनों से क्या होता है, ये वर्षा कराने में मदद करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, वन जो होते हैं ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने में भी इनकी उपयोगिता होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 शिक्षण बिंदु पढ़ा दिए। अब तीनों शिक्षण बिंदु के बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। पुनरावृत्ति प्रश्न कैसे होते हैं, जो पुनरावृत्ति प्रश्न हमने जो तीनों शिक्षण बिंदु पढ़ाया है उससे एक एक क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो पहला प्रश्न हमने पूछ लिया कि वनस्पति से क्या तात्पर्य है। दूसरा पूछ लिया कि वनस्पतियां कितने प्रकार की होती हैं और तीसरा पूछ लिया कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद हम देते हैं श्याम पट्ट सारांश। तो श्याम पट्ट सारांश में हम कोशिश करते हैं कि हमने जो उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न में जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों से, वही क्वेश्चन जो है हम श्याम पट्ट सारांश पे आंसर करें। ठीक है, तो हमने पहला प्रश्न पूछा वनस्पति से क्या तात्पर्य है। तो हम लिख दिया कि वनस्पति क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों, झाड़ियों तथा घास आदि के समूह को वनस्पति कहते हैं। फिर पूछ लिया वनस्पतियां कितने प्रकार की होती है। तो उसमें लिख दिया वनस्पति प्रकार में कि 5 प्रकार की होती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसे कि सदाबहार वन कहते हैं। दूसरा बता दिया कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जिसे मानसूनी वन कहते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियां। चौथा पर्वतीय वन और पांचवा है ज्वारी या दलदली वन या इसे मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5 तरह की वेजिटेशन बता दी है, वनस्पतियों के बारे में बता दिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था उसमें कि मैंग्रोव वन क्या होते हैं। ये वन समुद्र के ज्वार वाले भागों तथा डेल्टा प्रदेशों में
पाए जाते हैं, इसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के बाद नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में हमने लिख दिया कि पेड़ हमारे मित्र किस तरह है, लिख कर लाना, यानी कि पेड़ की उपयोगिता को बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना वनस्पतियाँ। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।